चलो फिर तो हम लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चालू किया था। ठीक है, आज हम थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे, उसका सर्किट एनालिसिस करेंगे और परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे। तो आज के क्लास का हमारा टारगेट है, आज का क्लास का हमारा टारगेट है पहला इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड सेकंड टारगेट है इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारा दो टारगेट है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। तो जब मैंने आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाया था तो उसका मैंने पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, स्टेटर एंड रोटर का बनाया था कि नहीं। तो जब मैंने स्टेटर एंड रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था किसका, 3 फेज इंडक्शन मोटर का, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का, और यहीं से हम लोग डिराइव करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट था, इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज मॉडल है ना, पर फेज बनाए थे। तो पर फेज जो मॉडल हम लोगों ने बनाया था वो कुछ ऐसा था। हमारा यहाँ क्या दिखता था, रोटर रेजिस्टेंस R1, सॉरी स्टेटर रेजिस्टेंस R1, स्टेटर इंडक्टेंस X1, उसके बाद X M मैग्नेटाइजेशन ब्रांच को यहाँ इस तरीके से, फिर नाउ रेजिस्टेंस रिफर टू स्टेटर साइड R2 रोटर रेजिस्टेंस है ना। इसको एक काम करते हैं, R2/S लिख लेते हैं डायरेक्ट, J ऑफ X2 डैश R2 डैश बाई S। ये कुछ ऐसा बनाए थे हम लोगों ने, जिसने EMF पर फेस ऐसी बनाया था। तो ये जो आल क्वांटिटी है वो पर फेस वैल्यू है कि नहीं, ये जो आल क्वांटिटी है वो पर फेस वैल्यू है कि नहीं, है ना। तो ये हम लोगों ने 3 फेस बनाया था। 3 फेस 3 पर फेस से मिलके बनता है, बनता है कि नहीं, R Y और B, और उसमें का एक फेस को यूज कर दो किसी को भी तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, अगर उसमें से कोई भी एक फेस को यूज कर दो तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल फेस कहलाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हुआ कि नहीं पर फेस मॉडल। तो यही पर फेस मॉडल क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग ले जाते हैं सिंगल फेस में। ठीक है, तो सिंगल फेस में क्या रहता है अपना, अब समझना। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज, सॉरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, अब यही तो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी कहलाएगा कि नहीं, बताओ कहलाएगा कि नहीं। बोलो। चलो इसको हम एनालिसिस ऐसे करते हैं, मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। लेट टेक फर्स्ट स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड कंडीशन मतलब
स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब आपका जो भी स्लिप होगा, चाहे वो फॉरवर्ड स्लिप हो चाहे वो बैकवर्ड स्लिप हो, क्या होगा आपका 1 होगा। और स्टैंड स्टिल कंडीशन में यहां पर स्लिप इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो स्लिप इज इक्वल टू 1 में इसका डायग्राम में, क्योंकि पर फेस है ना और वो सिंगल फेस है, तो मतलब वही है, दोनों बराबर ही है। इसमें भी रोटर है इसमें भी स्टेटर है, वैसे इसमें भी रोटर है इसमें भी स्टेटर है। ठीक है, तो यही डायग्राम कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ। अब इसको ऐसे जोड़ लो। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं मैं R1M, इसको मैं लिख देता हूं J ऑफ X1M। क्यों M लिख रहा हूं मैं, M फॉर मेन वाइंडिंग। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था स्टेटर वाइंडिंग को हम लोग, है ना, स्टेटर वाइंडिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वाइंडिंग। ठीक है, क्यों मेन वाइंडिंग बोलते हैं मैं बताऊंगा। J ऑफ X2 डैश एंड R2 डैश। ठीक है, एंड यहाँ पर जो EMF आएगा दिस EMF। तो क्या दोनों को देखो, क्या दोनों इक्वल है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है बताओ 1। तो स्लिप इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए देखो दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये स्टैंड स्टिल कंडीशन हो गया। अब आती है बात, अब यहाँ फोकस करो, यहाँ से हम यहाँ आए। ठीक है, अब मुझे पता है इन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, कल हमने 2 रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पढ़ा। 2 रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में हमने क्या देखा, दो फ्लक्स आए, दो फ्लक्स आए कि नहीं। एक क्या था हमारा बैकवर्ड, बैकवर्ड फील्ड आया था, और दूसरा क्या था हमारा फॉरवर्ड आया था। 2 MMF आया था कि नहीं। ठीक है, फॉरवर्ड फील्ड, तो 2 फील्ड आया, ध्यान से समझो 2 फील्ड आया। ठीक है, 2 फील्ड आने के कारण 2 EMF आया होगा। ठीक है, 2 EMF आने के कारण 2 करंट आया होगा। ठीक है, 2 करंट के कारण फिर अपोजिट में फ्लक्स आया, समझते हैं, दो करंट आया तो 2 फ्लक्स आए और 2 टॉर्क आया। तो इसका मतलब है कि दो प्रकार का पावर रोटर साइड जाएगा, एक जाएगा हमारा फॉरवर्ड पावर और दूसरा जाएगा हमारा बैकवर्ड पावर। कॉन्सेप्ट समझ आया, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि कल 2 रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा फॉरवर्ड फील्ड बैकवर्ड फील्ड। फॉरवर्ड फील्ड के कारण EMF आया, बैकवर्ड फील्ड के कारण EMF आया, दोनों EMF के कारण करंट आया, दोनों करंट के कारण टॉर्क आया। तो 2 टॉर्क है ना, तो मतलब 2 पावर जाए, टॉर्क जनरेट करने के लिए 2 प्रकार का पावर लगेगा ना। तो 2 प्रकार का पावर को शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 सर्किट में पहले मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करता हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो मेरा स्टेटर वाला पार्ट है ना। तो स्टेटर पार्ट से मेरे मतलब नहीं है, क्योंकि 2 फील्ड 2 पावर कहां जा रहा है, ये तो हमारा स्टेटर वाला पार्ट हो गया। ये बताओ मेरे को, 2 फील्ड और 2 पावर कहां जा रहा है, रोटर में जा रहा है ना, रोटर में जा रहा है ना। यहाँ स्टेटर से 2 पावर कहां जा रहा है, एक बैकवर्ड पावर और एक फॉरवर्ड पावर, किधर जा रहा है, रोटर में जा रहा है कि नहीं। तो रोटर के साइड को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 2 पार्ट में, रोटर साइड। ठीक है, डिवाइड करूंगा 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में मैं कैसे डिवाइड करूंगा उसको देखो, डिवाइड इन 2 पार्ट, रोटर साइड को डिवाइड करेंगे। तो स्टेटर साइड को रहने दो सेम,
ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे याद रखना है सर्किट को, नहीं तो इसको तो 1 मिनट में मैं आपको बना देता सर्किट, ये सर्किट होगा बोल देता। अब इस वाले पार्ट को मेरे को डिवाइड करना है, तो इसको x है तो इसको मैं पहले क्या लिखूंगा, x/2, x/2, और सीरीज में फिर कनेक्ट कर दो x/2, तो दोनों मिलके क्या बन गया, x बन गया ना। x/2 ये वाला पार्ट को देखो, इसको मत देखो अभी, x/2 एंड x/2, ठीक है। और इसको कर लो अब j(x2) डिवाइड बाई 2, j(x2) डिवाइड बाई 2, और इसको ले लो आधा, आधा यहां ले लो, r2 डैश डिवाइड बाई 2, सिमिलरली यहां ले लो, सिमिलरली यहां भी वैसी ले लो, j(x2) डिवाइड बाई 2, r2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्लियर। तो इस सर्किट को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, समझ आया कि नहीं। ये R2 है तो इसको दो पार्ट में बांटा, R2 डिवाइड बाई 2, R2 डिवाइड बाई 2। ये JX2 है तो इसको दो पार्ट में बांट दिया, JX2 JX2। सिमिलरली यहाँ पास EMF E है तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा E/2 और ये भी हो जाएगा E/2। यहाँ तक का चीज समझ आया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को नामकरण कर देता हूं। इस सर्किट का मैं नामकरण कर देता हूं, ये वाले सर्किट को मैं क्या बोलूंगा, ये वाले सर्किट को मैं बोलता हूं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सर्किट। इसको मैं बोलता हूं बैकवर्ड, ठीक है। इस वाले को मैं बोलूंगा मैं फॉरवर्ड, और इस वाले को मैं बोलूंगा बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड फील्ड मतलब इसको मैं डिनोट कर देता हूं F, बैकवर्ड इसको मैं डिनोट कर देता हूं B, प्लस माइनस प्लस माइनस। फॉरवर्ड के कारण इसको मैं कर देता हूं F, R2 को कर देता हूं F, बैकवर्ड के कारण मैं इसको कर देता हूं B, ठीक है। और ये तो आपका x/2 रहेगा। यहां तक की चीजें समझ आई, ठीक है। नाउ अब ये बताओ मेरे को, फॉरवर्ड में सर्किट में क्या होगा, फॉरवर्ड सर्किट में क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिप आएगा, कल बताया था मैं। तो फॉरवर्ड स्लिप को मैं क्या करूंगा, S(f), ठीक है। और बैकवर्ड स्लिप आएगा, यहां पास करते हैं ना R2/S, करते हैं कि नहीं, R2/S, वैसे ही यहां पास बैकवर्ड स्लिप आएगा तो मैं इसको करूंगा S(b). अब नाउ इस सर्किट को मैं फिर से यदि बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, इस सर्किट को यदि मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ये फाइनल हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनेगा। स्टेटर सर्किट R1M J(x1M) यहां बस EF/2, J(xf/2), ये हो जाएगा R2F डिवाइड बाई 2 इंटू S(f). फिर दूसरा सर्किट EF/2 J(x2B)
डिवाइड बाई 2, बी मतलब बैकवर्ड, और ये हो जाएगा R2 B डैश डिवाइड बाई 2। एस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 माइनस ऑफ एस एफ, कल बताया हूं मैं, है ना। एस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 माइनस ऑफ एस एफ। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ एस एफ। तो ये आपका बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट वी सप्लाई। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दो सर्किट क्यों बना है, बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड, बिकॉज ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, और डोमिनेटिंग कौन सा फील्ड रहता है, आपको मैंने कल बताया था, फॉरवर्ड field is dominating in सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। डोमिनेटिंग मतलब फॉरवर्ड फील्ड का जो स्ट्रेंथ रहेगा, कल मैं पढ़ाया हूं, ज्यादा रहेगा, है ना। ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा मतलब समझ रहे हो कि नहीं, फॉरवर्ड फील्ड का स्ट्रेंथ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना। तो ये ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो जो इंडक्शन मोटर है वो इसकी दिशा में घूमेगा, ना कि इसकी बैकवर्ड की दिशा में। समझ गए, ये मैं कल बताया हूं कि क्यों ऐसा होगा। तो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट। ये 3 फेज का है, ये नीचे जो है वो सिंगल फेज का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनालाइज करके क्या बना दिए, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर, ठीक है। अब ये जो दो, ये बी है ना, बी है ई बी, चूंकि आपको कल मैंने बताया था कि ई एफ और ई बी अलग अलग वैल्यू आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। इसको आप लोग ये वोल्टेज को डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, E/2 करने से अच्छा। वोल्टेज डिवाइड तो होगा, इक्वल डिवाइड कब होगा, जब स्टैंड स्टिल में रहेगा। x/2 इसको लिख लो आप डायरेक्ट E फॉरवर्ड वोल्टेज, और इसको डायरेक्ट आप लिखो EB वोल्टेज, है ना, बैकवर्ड वोल्टेज। जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहेगा तब दोनों बराबर डिवाइड होगा। ये हो गया आपका EF, ये हो गया आपका EB, और हाँ, यहां से जब स्टैंड स्टिल में होगा तब दोनों इक्वल डिवाइड कर सकते हो। अब ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, एक बार पढ़ो इसको, पीपीटी को। अब इसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस एनालिसिस को पढ़ेंगे। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वो यहीं से चालू होगा, इक्विवेलेंट सर्किट से, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का परफॉर्मेंस हम लोगों ने 3 फेज का किया था कि नहीं, बताओ। 3 फेज का याद है, टॉर्क निकाला था,
याद आ रहा है कुछ? क्या क्या निकाले थे थ्री फेस में? क्या क्या निकाले थे थ्री फेस इंडक्शन मोटर में? चलो बढ़िया बात है, बहुत अच्छे कंडीशन में हो तुम। कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता हूँ, आप लोग अपना काम करो। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में सेम थ्री फेस इंडक्शन मोटर की तरह हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क निकालेंगे। बट यहाँ पर क्या होगा, दो टॉर्क होगा आपका। एक होगा हमारा फॉरवर्ड टॉर्क, एक होगा हमारा बैकवर्ड टॉर्क। तो हाँ, उस हिसाब से मेरा दो पावर निकलेगा, है ना। एक हमारा निकलेगा फॉरवर्ड पावर, दूसरा हमारा निकलेगा बैकवर्ड पावर। उस हिसाब से मेरे दो प्रकार के लॉसेस निकलेंगे। लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड, है ना, रेजिस्टेंस, लॉस ड्यू टू बैकवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। और क्या निकलेंगे आप बताओ? टॉर्क हो गया, पावर हो गया, और फाइनली हाँ, क्योंकि हमारा, मैंने आपको बताया कि दोनों फील्ड हमारा रनिंग कंडीशन पे भी आपको याद होगा कि दोनों फील्ड हमारा रहता है। तो दोनों फील्ड रहेगा तो दोनों टॉर्क रहेगा, दोनों टॉर्क रहेगा तो दो प्रकार के मैकेनिकल पावर आपका जनरेट होगा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो दो मैकेनिकल पावर हमको निकालना रहेगा। तो यही तो थ्री फेज में निकाले थे हम लोग, है ना। वन रेशियो एस रेशियो 1-s, याद आ रहा है? तो थ्री फेज में मैं थ्री फेज से ही चालू करूंगा कुछ भी पढ़ाना। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पी कॉपर लॉस, सॉरी, पी एयर गैप पावर, P air gap power, ratio of P copper loss, ratio of P mechanical power developed, 1 ratio of S, ratio of, बोलो कुछ याद है कि भूल गए? ये याद आ रहा है कुछ? ऐसा पढ़े थे? कुछ याद नहीं है, बढ़िया बात है। सही में याद नहीं है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसे जैसा सही लगे भाई। अब देखो मेरे पास क्या है, दो सर्किट है। तो मैं एक सर्किट फॉरवर्ड सर्किट, तो फॉरवर्ड सर्किट हमारा कैसा था, ध्यान से समझो। J of x2 डिवाइड बाई 2 R2F डैश डैश डिवाइड बाई 2 इंटू S, और यहाँ था हमारा x2 बाई 2, और यहाँ था हमारा E ऑफ B। ये था मेरा, ये मेरा था, ठीक है। अब इस पॉइंट में मैं इक्विवेलेंट इसको लूंगा। इस पॉइंट में ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ए एंड ए डैश, तो ए एंड ए डैश में जब मैं इक्विवेलेंट लूंगा तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा, एक ले लो, एक रेजिस्टेंस आर ऑफ एफ, और एक रेजिस्टेंस ले लो, एक इंडक्टेंस ले लो जे ऑफ एक्स ऑफ एफ। इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ, इसकी वैल्यू क्या रहेगी क्या नहीं वो बाद में निकालना, न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व किए तो इसका मैं इक्विवेलेंट ले लिया, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में इसको मान लो, इक्विवेलेंट लिए तो जेड ऑफ एफ इज इक्वल टू आर ऑफ एफ प्लस जे ऑफ एक्स ऑफ एफ, फॉरवर्ड सर्किट का, ठीक है। अब ये बताओ, जो पावर आ रहा है, जो पावर आ रहा है, तो यहाँ का क्या आ जाएगा, इधर से क्या पावर, कौन सा पावर खींच रहा है ये, P ऑफ
एफ पावर खींच रहा है कि नहीं, पी ऑफ एफ पावर। तो यहां भी क्या जाएगा, पावर तो वही जाएगा ना, पी ऑफ एफ पावर। ठीक है, अब ध्यान से समझो। सिमिलरली बैकवर्ड सर्किट, तो बैकवर्ड सर्किट में क्या होगा, जे ऑफ एक्स टू बी, ये एफ है, बी बाई टू, ये क्या था हमारा, आर टू बी डैश डिवाइड बाई टू इंटू टू माइनस ऑफ एस, और ये है हमारा एक्स। तो इसको मान लो बी एंड बी डैश, तो बी एंड बी डैश के रिस्पेक्ट में यदि आप इसको इक्विवेलेंट बनाओगे तो इसका भी मतलब एक जेड भी निकलेगा। क्या वैल्यू निकलेगा वो अभी मत निकालो, न्यूमेरिकल में इजी लगेगा। तो ये इसको मैं मान लेता हूँ ए आर बी, इसको मैं मान लेता हूँ जे ऑफ एक्स बी। तो जेड बी इज इक्वल टू आर बी प्लस जे ऑफ एक्स बी। ठीक है, ये निकलेगा, है ना। तो दोनों का मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। ठीक है, अब इस इक्विवेलेंट सर्किट और पूरा कंबाइन सर्किट यदि मैं बनाऊंगा, एक बार और समझो। तो स्टेटर साइड क्या है भाई मेरा, स्टेटर साइड है मेरा R1M और J ऑफ X1M। अब इसके बाद फिर हमारा क्या था, फॉरवर्ड सर्किट, तो उसको मैंने इक्विवेलेंट बना दिया। तो इक्विवेलेंट जब मैंने बनाया तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, R ऑफ F J X ऑफ F। इसके बाद बैकवर्ड सर्किट का इक्विवेलेंट बनाया, तो बैकवर्ड सर्किट R ऑफ B J इंटू एक्स ऑफ B, ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझो। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड सर्किट, तो ये हो गया हमारा बैकवर्ड सर्किट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, अब यहां से जो भी करंट जा रहा है, इसको मान लो आपका I1M करंट है। तो ये I1M करंट जाएगा, सीरीज में है ना सब, तो इधर भी कौन सा करंट जा रहा है, I1M करंट, I1M, इसमें भी कौन सा जा रहा है, I1M, और I1M आपका वापस आएगा। दिस इज यूर V सप्लाई। ठीक है भाई, V सप्लाई। अब ये जो फॉरवर्ड वाला पार्ट है ना, ध्यान से समझो। तो ये पावर खा रहा होगा, तो पावर कौन खाता है, कौन शो करेगा पावर खाने को, RF शो करेगा ना। तो ये जो यहाँ जो पावर इंटर करेगा, इसमें जो पावर इंटर करेगा, ये हो जाएगा आपका PF पावर, और यहाँ जो एयर गैप पावर इंटर करेगा, इसको मान लेता हूँ PB। ठीक है, ये समझ आया। तो पावर क्या होता है, पावर कौन खाता है, पावर रेजिस्टेंस खाता है ना कि इंडक्टेंस। एक्टिव पावर को कौन खाता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, पावर खाएगा। तो वही पावर क्या कहलाएगा आपका, पावर, एयर गैप पावर ड्यू टू फॉरवर्ड, है ना, एयर गैप पावर ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, PF जो भी पावर खाएगा, एयर गैप पावर ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड इज इक्वल टू, कौन खाएगा पावर को, RF। करंट कितना जा रहा है, I1। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा बताओ इसकी वैल्यू,
हम्म, बताओ। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? हम्म, बताओ। चलो ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आर एफ हो गया, जेड एफ हो गया। ठीक है, आप देखो ये मैंने इक्विवेलेंट इसको लिया है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मैं बनाऊंगा तो मेरा ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, समझ आया? इसका इक्विवेलेंट मैं बनाऊंगा तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका इक्विवेलेंट जो है वो जेड भी आता है। ठीक है, अब भाई इसमें करंट क्या जा रहा है? I1M जा रहा है कि नहीं? ठीक है तो I1M जाएगा तो इसमें इसमें का पावर क्या होगा? I1M का स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं? ये चीज समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? देखो ये जो है वो क्या होगा आपका, कहाँ से आया? इसको मैंने इक्विवेलेंट बनाया, ये दोनों सीरीज में है, ये सीरीज है और ये पैरेलल है। इक्विवेलेंट बनाया, इक्विवेलेंट इंपीडेंस फाइंड आउट किया, तो मैं मान के चलता हूँ इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या आता है? आरएफ आता है, एक्सएफ आता है। मैं मान के चलता हूँ कुछ भी वैल्यू आएगा। उसी तरीके से मैं मान के चलता हूँ कि इसकी वैल्यू आर भी आता है और एक्स भी आता है। ठीक है, कई बुक में क्या करता है, कई बुक में क्या करता है, ऐसा कर देगा जेड एफ बाई टू, तो सबको डिवाइड बाई टू, ऐसा करके इक्विवेलेंट निकालता है वो। तो अपन वैल्यू से मतलब नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट से मतलब है। फाइनली हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इक्विवेलेंट निकाल के कोई वैल्यू लाएंगे इसको। ठीक है ना? तो ये मैंने इसको इक्विवेलेंट बनाया और इक्विवेलेंट करके मैंने एक वैल्यू लाया, तो उसको मैं मान लेता हूं कि वो जेड एफ है। इसको मैंने इक्विवेलेंट करके लाया तो इसको मैं मान लेता हूं ये क्या हो गया? जेड बी है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? यहां तक समझ आया? अब इसमें मैं करंट आर एफ एक्सएफ तो एयर गैप पावर ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा? एयर गैप पावर ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड इज इक्वल टू दिस आर एफ, है ना? एयर गैप पावर अगर आप लोग को जैसे बुक में दिया है वैसा भी करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जेड बाई टू, तो इधर भी तो डिवाइड बाई टू कर दो और इधर भी डिवाइड बाई टू कर दो, जेड बी बाई टू, जेड बी बाई टू, जेड बी बाई टू। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो फाइनली जो भी वैल्यू आएगा हम ऐसा कंपेयर करेंगे, या तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसा करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 I1M स्क्वायर इंटू आर एफ। क्लियर? ठीक है, तो जस्ट आपके ऊपर डिपेंड है, ये तो जस्ट थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहाँ से कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ से टोटल वैल्यू निकालना है, इस सर्किट में रखना है, इस सर्किट में रख के आपको ये वाली वैल्यूज को करंट स्क्वायर में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ऑटोमेटिक पावर निकल जाएगा। टू वाला कोई टेंशन ही नहीं है। तो उस तरीके से पी एफ हो गया, वैसे पी भी निकलेगा। एयर गैप पावर, एयर गैप पावर ड्यू टू, मतलब मैं इतना स्लो क्यों पढ़ाता हूँ पता है कि तुम लोग को समझ आए, बट तुम लोग का शकल देख के मेरे को लगता है कि तुम लोग को कुछ नहीं आता है। उसमें मेरा गलती नहीं है, गलती तुम लोग का है, रिवाइज नहीं करते हो। I1M स्क्वायर इंटू आर ऑफ बी, I1M स्क्वायर इंटू आर ऑफ ई, अगर ये बुक के हिसाब से चलो तो ठीक है, बट मैं हमेशा यही फॉलो करता हूँ। मेरे को कोई इक्वेशन से मतलब नहीं रहता, मेरे को पावर फाइंड आउट करना है। मैं इसका इक्विवेलेंट निकाला, इसका इक्विवेलेंट निकाला, ये इक्विवेलेंट को यहाँ रखा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई उसमें मैं करंट का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ आया? तो इस तरीके से निकल जाता है। तो दो प्रकार का यहाँ पर पावर निकलेगा, पी एफ एन, पी एफ एन पी बी। ठीक है,
पी एफ एंड पी बी। देन आफ्टर एयर गैप पावर मेरा निकल गया, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एयर गैप पावर निकलने, एयर थ्री फेज में कैसे करते थे, पहले एयर गैप पावर निकालते थे, और मेरे को सिंक्रोनस स्पीड यदि पता है तो मैं टॉर्क निकाल लेता हूँ कि नहीं। तो टी एफ मतलब फॉरवर्ड टॉर्क, फॉरवर्ड टॉर्क। तो फॉरवर्ड टॉर्क इज इक्वल टू फॉरवर्ड एयर गैप पावर मतलब पी एफ डिवाइड बाई ओमेगा ऑफ एस। उसी तरीके से अगर आपको बैकवर्ड निकालना होगा तो बैकवर्ड टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा आपका, पी बी अपॉन ओमेगा एस। ठीक है, चूंकि यहाँ दो टॉर्क है तो इक्विवेलेंट टॉर्क क्या आएगा, मैंने कल पढ़ाया था आपको, इक्विवेलेंट टॉर्क टी रिजल्टेंट इज इक्वल टू टी ऑफ एफ माइनस टी ऑफ बी, सॉरी टी ऑफ एफ माइनस टी ऑफ बी। और आप जानते हो कि फॉरवर्ड फील्ड डोमिनेट है, इसलिए टी ऑफ एफ इज ग्रेटर देन टी ऑफ बी आपका होता है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, कल का टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के हिसाब से है ये आंसर। ठीक है, तो टी ऑफ एफ एंड टी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, पी ऑफ एफ अपॉन ओमेगा एस माइनस पी ऑफ बी अपॉन ओमेगा एस। तो 1 अपॉन ओमेगा एस आप हटा दो तो यहां बच जाएगा आपका पी ऑफ एफ माइनस ऑफ पी ऑफ बी। तो दिस इज योर रिजल्टेंट टॉर्क, चूंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि मेरे को एयर गैप पावर पता है तो जो भी प्रोपोर्शनलिटी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्लिप के। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं पी कॉपर लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड, एफ कॉपर लॉस ड्यू टू कॉपर लॉस इन फॉरवर्ड सर्किट, लिख लो इन फॉरवर्ड सर्किट। तो कॉपर लॉस इन फॉरवर्ड सर्किट इज इक्वल टू क्या होता है, स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप इनटू फॉरवर्ड एयर गैप पावर, फॉरवर्ड एयर गैप पावर। तो स्लिप क्या होगा आपका, एस ऑफ एफ इनटू फॉरवर्ड एयर गैप पावर क्या है आपका, पी ऑफ एफ। ये जो मैंने निकाला है यहां पर पी ऑफ एफ। ठीक है, फॉरवर्ड एयर गैप पावर, देखो ये कॉपर लॉस है, स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरीके से यदि मेरे को कॉपर लॉस इन बैकवर्ड सर्किट निकालना है, पी सी यू बी, तो कॉपर लॉस इन बैकवर्ड सर्किट, copper loss in backward circuit is equal to backward slip S of B into backward power P of B। चूंकि मेरे को पता है S of B is equal to क्या होता है, 2 माइनस ऑफ S of F into P of B। तो ये हो गया आपका बैकवर्ड कॉपर लॉस। अब टोटल कॉपर लॉस का करना है तो इसको दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कॉपर लॉस करना होगा तो बैकवर्ड कॉपर लॉस एंड फॉरवर्ड कॉपर लॉस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कॉपर लॉस। तो टोटल कॉपर लॉस इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू PCU। तो PCU इज इक्वल टू PCU फॉरवर्ड सर्किट में कॉपर लॉस प्लस PCU बैकवर्ड सर्किट में कॉपर लॉस। तो PCU फॉरवर्ड सर्किट में कॉपर लॉस इज इक्वल टू P S of F इंटू P of F प्लस 2 माइनस ऑफ S of F इंटू
P ऑफ B। तो ये हो गया आपका टोटल कॉपर लॉस। ठीक है, टोटल कॉपर लॉस। अब ये कहाँ से आया? सेम यही फार्मूला यहाँ से आया ये पी कॉपर लॉस। उसी तरीके से आप मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट भी निकाल सकते हो। उसी तरीके से क्या करोगे आप, मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट भी आप निकाल सकते हो। तो मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट में आप कैसे निकालोगे बताओ? मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट कैसे निकालोगे? अरे कॉपर लॉस चलो मैं निकाल के बता दिया, मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट कैसे निकालोगे बताओ? जब कॉपर लॉस के लिए मैंने क्या यूज किया? एस यूज किया कि नहीं? तो मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट के लिए क्या यूज करूंगा? सामने रखा हुआ है फार्मूला, 1 माइनस एस। गुड। तो मैकेनिकल पावर डेवलप इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो भाई मैकेनिकल पावर दो प्रकार के पावर के कारण आएगा। एक आएगा आपका 1 माइनस ऑफ एस एफ इंटू पी ऑफ एयर गैप पावर प्लस, ये हो गया आपका, कहा गया वाला लिखा था ये 1 माइनस एस है ना, 1 माइनस एस। तो 1 माइनस एस पहला पावर फॉरवर्ड के कारण, इसलिए 1 माइनस एस ऑफ एफ और इंटू पी ऑफ एफ एयर गैप पावर। नेक्स्ट जो आएगा अच्छा यहां लिख दिया क्या मैं, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं स्लाइड कर दूंगा। इसके बाद यहां जो आएगा वो आएगा एक और पावर आएगा बैकवर्ड फील्ड के कारण, तो 1 माइनस ऑफ एस ऑफ बी इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, चूंकि एस ऑफ बी इज इक्वल टू आपको पता है पी ऑफ एफ प्लस 1 माइनस एस ऑफ बी इज इक्वल टू 2 माइनस एस ऑफ एफ इंटू पी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा आपका टोटल जो मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट होता है सिंगल फेस में, उसकी वैल्यू। तो देखो हम लोगों ने थ्री फेस का सर्किट का थ्री फेस के फार्मूला का यूज करके इजिली हम लोगों ने क्या किया, इसको डेरिवेट किया है। मैकेनिकल पावर ये हो गया बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड फील्ड, ये हो गया बिकॉज ऑफ बैकवर्ड, ये हो गया बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट आप लोगों ने निकाल लिया। कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन क्या, कुछ समझ आएगा तब तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब नहीं समझ आ रहा है तो रिवाइज कर लेना वीडियो से। ठीक है, और मैं फिर से एक बार फिर बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। पहला वाला पार्ट हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट देखा। तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने थ्री फेस इंडक्शन मोटर का सर्किट लिया, वहां से हमने स्टैंड स्टील में सर्किट में कन्वर्ट करके उसको हमने दो पार्ट में बांटा। दो पार्ट में बांटने के बाद एक पार्ट हो गया हमारा फॉरवर्ड फील्ड के कारण, दूसरा पार्ट हो गया हमारा बैकवर्ड फील्ड के कारण, और ये हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। और उसके बाद फिर मैंने इसको इक्विवेलेंट में बदला। ठीक है, इसको 2 कर लो अगर आप डिवाइस बुक टाइप कर रहे हो तो। ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट में इसको डिवाइड किया, और इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने डिवाइड करने के बाद मैंने उस एयर गैप पावर निकाला। इसको 2 कर लो क्योंकि बुक के हिसाब से करोगे तो मैंने एयर गैप पावर निकाला, फिर मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड एयर गैप पावर निकाला, मैंने बैकवर्ड एयर गैप पावर निकाला, और बैकवर्ड एयर गैप फॉरवर्ड एयर गैप निकालने के बाद फिर मैंने टॉर्क निकाला। टॉर्क निकालने के बाद रिजल्टेंट टॉर्क निकाला। रिजल्टेंट टॉर्क इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्टेंट टॉर्क निकालने के बाद दोनों के लिए हमने कॉपर लॉस निकाला, और कॉपर लॉस निकालने के बाद फिर दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो दिस इज योर कॉपर लॉस, और देन आफ्टर मैंने मैकेनिकल पावर डेवलप निकाला। तो ये हो गया आपका पार्ट, है ना। अब इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है,
तो हो जाएगा आपका काम। चलो, थैंक यू।